प्राचीन समय की बात है। वारंगल नामक साम्राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा का नाम प्रताप भानु था और उनके एक पुत्र था। पुत्र भी अत्यंत ही सुंदर, सुयोग्य, साथ ही साथ बहुत ही पराक्रमी, साहसी और धैर्यवान था। उसके आचरण भी दूसरों को मोहित करने वाले थे। जो भी उसके संपर्क में आता था वह उसका हो जाता था। राजा के उस पुत्र का एक मित्र था जो कि राजा के ही मंत्री का पुत्र था। मंत्री के पुत्र और राजकुमार के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। मित्रों, इसी बीच राजकुमार के पास एक खबर आती है कि एक राजकुमारी जो कि समुंदर पार एक द्वीप पर रहती है, उस द्वीप पर रहने वाली राजकुमारी वर्तमान समय में विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है और उसने आज तक कभी भी उस द्वीप से बाहर जाने का उसे परमिशन नहीं मिली। कभी वो बाहर नहीं गई है। जब राजकुमार को ये बात जानकारी में आती है तो वह तुरंत ही उस राजकुमारी को पाने के लिए तड़प उठता है। अब वो कहता भी तो किससे कहता? कहेगा तो अपने मित्र से ही। और इसी बीच वह मंत्री का पुत्र भी वहाँ पर आ जाता है और तब राजकुमार उससे कहता है कि हे मित्र, मैं इस समय अत्यंत ही परेशान हूँ। तो वह मंत्री का बेटा कहता है, बताइए राजकुमार, क्यों परेशान हैं? मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तब राजकुमार कहता है, हे मित्र, मदद भी ऐसी है कि जो भी सुनेगा वो मदद करने से इनकार कर देगा। मंत्री का पुत्र कहता है कि मित्र, वह मित्रता ही क्या जिस मित्रता का मूल्य न चुकाया जा सके। जब इस तरह के शब्द वह अपने मंत्री के बेटे से सुनता है तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और वह अगले ही दिन उस राजकुमारी की खोज के लिए निकल पड़ता है। मित्रों, दोनों ही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और अपने पिताजी से ये कहकर जाते हैं कि मैं उस राजकुमारी को लेकर ही आऊँगा। राजा एक आध बार मना करते हैं, लेकिन पुत्र हठ था तो राजा नहीं मना करते हैं, कहते हैं जाइए, ले आइए। दोनों निकल लेते हैं और जब दोनों निकलते हैं तो चलते 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 जंगल, बियावान जंगल होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। नदी नाले पड़ रहे हैं, कई तरह के पशु पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं और उनको पार करते हुए राजकुमार और वो मंत्री का बेटा अपने अपने घोड़ों से पर सवार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच उस राजकुमार को प्यास लगती है तो वह पानी की तलाश में इधर उधर निकलता है, लेकिन आसपास कहीं भी जलाशय दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में वो दोनों आगे को बढ़ते ही जाते हैं और जब आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं तो उन्हें एक कुटिया सी दिखाई देती है। तो राजकुमार मंत्री के पुत्र से कहता है कि मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं इस कुटिया से कुछ जल लेकर आता हूँ। जब वह कुटिया के पास पहुँचता है तो कुटिया के अंदर केवल और केवल एक रूप सी कन्या होती है। उस सुंदरी को देखता है राजकुमार, सुंदरी राजकुमार को देखती है और राजकुमार उस कन्या से पानी पीने के लिए मांगता है। और जब जल मांगता है उससे तो वह अपने कुटिया के अंदर बुलाती है राजकुमार को। हालांकि राजकुमार प्रथम दृष्टया तो मना करता है, लेकिन उसके बाद वह कुटिया के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो जो सुंदर कन्या है वो कह देती है कि तुम जिस कार्य से जा रहे हो उस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूंगी। जब सहायता की बात आती है तो वह अंदर चल देता है। उस सुंदर कन्या से वो पूछता है कि आप किस कार्य में हमारी मदद करेंगी? तो वह सुंदरी कहती है, राजकुमार,
तुम जिस राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो वह राह कोई सामान्य राह नहीं है, संकटों से भरी हुई है और उसका जो द्वीप है उसकी रखवाली राक्षस करते हैं। काले काले रंग के हैं, बड़े ही भयावह हैं, उनको देखने से ही व्यक्ति अंदर तक कांप जाता है। तो राजकुमार ने कहा फिर कैसे क्या होगा? तो उसने कहा धैर्य रखो, मैं तुम्हें ये बाल दे रही हूँ। ये कुछ काले बाल हैं और कुछ सफ़ेद बाल। काले बाल को जब तुम जलाओगे तो काले राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, तुम जो कहोगे वही करेंगे। और जब सफ़ेद बाल जलाओगे तो देवता उत्पन्न हो जाएंगे और जो तुम कहोगे देवता भी वही करेंगे। राजकुमार हृदय से आनंदित हुआ, उस राजकुमारी को धन्यवाद दिया उसने। तो राजकुमारी उस रूपसी स्त्री को धन्यवाद दिया। तो उस सुंदरी ने कहा कि लेकिन एक शर्त है मेरी। तो राजकुमार ने कहा क्या शर्त है? तो कहा वहाँ से वापस आने के बाद आप हमसे मिलेंगे जरूर। राजकुमार ने कहा सहर्ष, हम अपने गंतव्य तक पहुँचें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे भेंट अवश्य करेंगे। अब मित्रों, राजकुमार उसके पास से विदा लेता है। तो जब विदा करते समय वह सुंदर कन्या राजकुमार से कहती है कि हे राजकुमार, तुम दक्षिण दिशा की ओर सीधे जाना और आगे आपको एक संत दिखाई पड़ेंगे और उन संत से जरूर मिल लेना, क्योंकि वह बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। जब राजकुमार राजकुमारी के मुख से ये शब्द सुनता है तो वह फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता है और कहता है इस अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति से मिलने के लिए, साधु से भेंट कराने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से धन्यवाद करते हुए राजकुमार बाहर आता है और वह मंत्री के लड़के के पास पहुँचता है और कहता है मित्र क्षमा करें, कुछ समय अधिक लग गया। तो मंत्री का लड़का कहता है मैं भी व्याकुल हो रहा था कि आखिर आपको इतना समय कैसे लग गया। राजकुमार जो सुंदरी के पास से जल लेकर आया था उसको मंत्री के बेटे को भी पिलाया और दोनों वहाँ से आगे की रास्ता के लिए निकल पड़े। मित्रों, रास्ता कांटों से भरा हुआ था, पल पल पर खतरा था। कहीं नदी थी तो कहीं नाले बह रहे थे, कहीं झाड़ झंखाड़ थी, कहीं जंगली जानवर थे, चिड़ियों की चहचहाहट हो रही थी। इस बीच से जब साए साए की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन दोनों बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उनका लक्ष्य निर्धारित था, उन्हें वहाँ तक पहुँचना था। चलते 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 शाम हो गई और जब शाम को वह पहुँचे तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी आगे। तो रुके नहीं बल्कि उस कुटिया की तरफ बढ़ते चले गए और जब कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा उस कुटिया के अंदर बैठे हुए हैं। दोनों ही जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। राजकुमार की भाषा इतनी मधुर थी, इतनी हृदयस्पर्शी थी कि उस भाषा को सुनते ही साधु का मन भी प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि बताएं आगंतुक कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे। तब राजकुमार ने कहा कि बाबा मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं आज रात्रि आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। क्या आपकी अनुमति है कि आप मुझे एक रात्रि के लिए विश्राम प्रदान करें? बाबा ने कहा बिल्कुल। जब ज्यों ही बाबा से अनुमति मिलती है त्यों ही वो दोनों अपना घोड़ा बाहर बांध देते हैं और आकर के बाबा की उसी कुटिया में एक साइड में विश्राम करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद बाबा भी वहाँ आ जाते हैं और चर्चा परिचर्चा आरंभ हो जाती है। तब राजकुमार बाबा को अपनी सारी बात बता देता है कि वो कहाँ और किस उद्देश्य से जा रहा है। बाबा उसके उद्देश्य को सुनकर कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे अंदर साहस है और हर साहसी व्यक्ति की ईश्वर भी मदद करता है।
मैं भी तुम्हारी कुछ न कुछ मदद अवश्य करूँगा। और ऐसा कहते हुए बाबा वहाँ से उठकर कुटिया से बाहर गए और जब वापस आए तो एक डबिया भभूत ले आए और वो भभूत राजकुमार को दे दी और कहा, हे राजकुमार, ज्यों ही ये मेरी भभूत तुम अपने मुंह में डालोगे, इसको ज्यों ही खाओगे त्यों ही तुम अदृश्य हो जाओगे और तुमको कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। राजकुमार मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था और लगातार बाबा का धन्यवाद अदा कर रहा था कि हे साधु बाबा, आपने हमारे मार्ग को और सुगम बना दिया है। मित्रों, साधु बाबा ने वो डबिया दी और वो रात्रि जब पूरी हुई, अगले दिन सुबह प्रातःकाल नित्यकर्म करने के बाद बाबा का आशीर्वाद लेकर के और वहाँ से राजकुमार और उसका मित्र मंत्री का बेटा वहाँ से दोनों विदा होते हैं। दोनों के घोड़े पूरी तेजी के साथ बढ़ते आगे को चले जा रहे हैं और बाबा की बात उन्हें लगातार याद आ रही है, क्योंकि बाबा ने यह भी बताया था कि बच्चा, आगे का जो सफ़र है वह तुम्हारा और भी ज़्यादा दुर्गम होगा और भी दुष्कर होगा, इसलिए धैर्य और साहस के साथ काम लेना। मित्रों, आगे बढ़ता हुआ राजकुमार और मंत्री का लड़का जा रहा है। धीरे धीरे दिन पूरा बीत चुका था और वह एक घनघोर जंगल में पहुंच चुके थे। अब उन्हें रात्रि विश्राम करनी थी, क्योंकि घोड़ा भी दिन भर चलने के बाद थक चुका था। ऐसी स्थिति में दोनों विश्राम करने का स्थान ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक छायादार वृक्ष दिखाई दिया जो कि बहुत घना था। उसमें ढेर सारी पत्तियां और शाखाएं थीं। दोनों उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और वहीं किनारे घोड़े बांध करके वहीं पर आराम करने लगते हैं। दिन भर की थकावट थी तो मंत्री का बेटा तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन राजकुमार के दिलो दिमाग में वही बात गूंज रही थी और वही राजकुमारी पद्मी की उसे याद आ रही थी। उस याद को वह भुला नहीं पा रहा था और रात्रि में वो तारे गिन रहा था। ऐसी स्थिति में अब जगना तो था ही, तभी उसे दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। राजकुमार अत्यंत ही विद्वान था, क्योंकि उसे पशु पक्षियों की भाषा भी पढ़नी आती थी। तो उसने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तभी उसकी निगाह ऊपर को जाती है तो देखता है कि उस पेड़ के ऊपर तोता और मैना बैठे हुए हैं, जो कि आपस में बात कर रहे हैं। तोता मैना से कहता है कि ऐ प्रिय, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिससे कि ये रात कट जाए। तो मैना कहती है कि आप बीती सुनाऊं या पर बीती। तो तोता कहता है कि आप बीती तो रोज सुनते हैं, आज ऐसा करो पर बीती सुना दो। तो पर बीती सुनाने के लिए जब मैना तैयार होती है तो कहती है, ठीक है सुनो। जिस राज्य में हमारा ये बसेरा है, उस राज्य के राजा की एक राजकुमारी है और वह राजकुमारी अत्यंत ही रुग्ण है। उसको ऐसा रोग है कि वह बेहोशी की अवस्था में चली गई है। राजा ने उसकी इस स्थिति को देख करके परेशान होते हुए ये घोषणा करवा दी है कि जो कोई भी मेरी कन्या को रोग मुक्त करेगा, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा और साथ ही साथ आधा राजपाट उसे दे दूंगा। ज्यों ही राजा ने ऐसी घोषणा की, त्यों ही देश दुनिया के बड़े बड़े चिकित्सक वैद्य राजा के यहाँ आने लगे, क्योंकि वह सोचते थे कि यदि राजकुमारी ठीक हो जाएगी तो राजकुमारी के साथ हमारा विवाह भी हो जाएगा और राजा का आधा राज्य भी मिल जाएगा। इसी में आराम से रहेंगे, चैन से खाएंगे पिएंगे। लेकिन स्थिति यह है कि 4 महीने हो चुके हैं और कोई भी वैद्य या चिकित्सक उसको सही नहीं कर पाया है। राजा अत्यंत ही निराश हो चुका है, क्योंकि राजा को लगता है कि अब उसकी पुत्री ठीक नहीं होगी। तोता ने कहा, ये तो बड़ी ही दुखद बात है
और क्या इसका कोई उपाय नहीं है आपके पास? तो मैना कहती है उपाय तो है, लेकिन उपाय करेगा कौन? तोता कहता है अरे कोई करे या ना करे, लेकिन कम से कम हम तो जाने कि उपाय क्या है। तो मैना कहती है कि हाँ उपाय है। जिस वृक्ष के ऊपर हम बैठे हुए हैं, जिसकी डाली पर हम रहते हैं दिन रात, इस वृक्ष की यदि जड़ को कोई ले जा करके उस राजकुमारी को थोड़े से जल में घोल कर पिलाए तो शीघ्र ही राजकुमारी ठीक हो जाएगी। तोता कहता है लेकिन ऐसा करेगा कौन? देखो कौन भाग्यवान कब आए और राजकुमारी ठीक हो जाए, क्योंकि राजा हमारा बहुत ही अच्छा है। इस वजह से हम भी चाहते हैं कि राजा की जो समस्या है वो दूर हो जाए, राजकुमारी एक बार स्वस्थ हो जाए। मैना कहती है अब आपने पूछा तो हमने बता दिया, अब हमारे पास तो ये सामर्थ्य है नहीं कि हम इसको ले जा करके उन्हें पिला सकें। राजकुमार उन दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। और राजकुमार वहाँ से उठता है और तुरंत ही अपनी तलवार की नोक से उस पेड़ की जड़ को कड़कोलता है और वहाँ से जड़ का कुछ हिस्सा निकाल लेता है और निकाल करके अपने बिस्तर पर आ जाता है और वहीं पर आराम करने लगता है। मित्रों, बिस्तर क्या, वहाँ पर केवल बिछाने के लिए स्थान था, कुछ लेकर के गए थे, उसी पर लेटे हुए थे। प्रातः अब जब वो उस जड़ को ले आता है, उसके बाद रात्रि में वो लेटा रहता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, प्रातःकाल हो जाता है और ज्यों ही प्रातःकाल होता है त्यों ही मंत्री का बेटा जाग जाता है और जागने के बाद कहता है क्या रात्रि में सोए नहीं? तो राजकुमार कहता है कि मित्र, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक निद्रा का आना ही अशुभ संकेत है। मैं लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। खैर, दोनों तुरंत ही उठते हैं और उठने के बाद तैयार होकर प्रस्थान करते हैं अगले सफ़र के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दोनों घोड़ों पर बैठ लेते हैं। चलते 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 रास्ते में वही नगर आ जाता है जिस नगर का जिक्र तोता और मैना कर रहे थे। राजकुमार ज्यों ही उस नगर को देखता है त्यों ही अपना घोड़ा उस नगर की ओर मोड़ देता है। राजकुमार का मित्र अर्थात मंत्री का लड़का राजकुमार को बहुत समझाता है कि हे राजकुमार, अब हमें इधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह शहर किसी दूसरे राजा का है। हम अपने गंतव्य से दूर ना हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन राजकुमार उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वह आगे को बढ़ता चला जाता है। जाने के बाद ज्यों ही वह द्वार पर पहुंचता है त्यों ही द्वारपाल उसको रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि कहाँ जाना है, अपना परिचय दीजिए। तब वो बताता है कि मैं राजकुमारी का इलाज करने के लिए आया हूँ। जब राजकुमारी के इलाज की बात आती है तो खैर द्वारपाल उसको ले जा कर के राजा के सामने उपस्थित कर देते हैं और राजा जब उसको देखते हैं तो राजा कहते हैं कि हे राजकुमार, अब समस्या ये बात है कि किसकी दुआ या दवा लग जाए, लेकिन ढेर सारे वैद्य हकीम यहाँ पर आ चुके हैं और किसी ने भी हमारी राजकुमारी को थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया है। कोई भी परिवर्तन नहीं उसके रुग्णावस्था में हुआ है। लेकिन फिर भी अब आप आए हैं तो आप भी अपना उपचार कर लें। ऐसा कहते हुए राजा राजकुमार को राजकुमारी के कक्ष की ओर लेकर जाता है और राजकुमार जब वहाँ राजकुमारी के कक्ष में पहुँचता है और राजकुमारी को देखता है तो वह वास्तव में रूपवान राजकुमारी थी, लेकिन रुग्णावस्था की वजह से उसका चेहरा अत्यंत ही धूमिल हो गया था। तब राजा कहता है कि भाई आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, अर्थात अपना उपचार आरंभ कीजिए। तब वो लड़का पानी मंगाता है, अर्थात राजकुमार पानी मंगाता है और पानी जब आ जाता है तो उसी पानी में उसी जड़ को घिस करके घोल करके राजकुमारी के होठों के ऊपर लगाता है।
कुछ ही क्षणों के बाद राजकुमारी की मूर्छा भंग हो जाती है। जो ही मूर्छा भंग होती है, राजा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात राजकुमारी उठकर बैठ जाती है। राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि हे राजकुमारी, इस पूरी दवाई को आप पी जाएं। इसको पी जाएंगे तो आप शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाएंगी। ऐसा जो ही वह कहता है, राजकुमारी उस पूरे गिलास जिसमें कि पानी में दवाई घुली हुई थी उसको पी जाती है। जब राजकुमारी उसको पी जाती है तो राजकुमारी तुरंत ही एकदम भली चंगी हो जाती है। ऐसे चमत्कार को देख करके राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राजा अपनी जो उन्होंने घोषणा की थी उस घोषणा को रखते हैं राजकुमार के सामने कि हे राजकुमार, अब आपको हमारी कन्या से विवाह करना होगा और हमारा आधा राजपाट लेना होगा, क्योंकि मैंने ये घोषणा की थी। तब राजकुमार राजा को अपने उद्देश्य के बारे में बताता है, अपने लक्ष्य के बारे में बताता है और वह कहता है कि हमारा लक्ष्य इस समय उस द्वीप पर जो राजकुमारी निवास करती है पद्मिनी, वह है, इसलिए वहाँ जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। राजा कहता है, खैर तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन मुझे ये वचन दीजिए कि जब लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद आप आएंगे तो आप हमारी कन्या के साथ विवाह करेंगे और साथ ही साथ हमारा आधा राज्य ग्रहण करेंगे। राजकुमार इस पर कुछ भी ना बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। तब राजा उससे कहते हैं कि हे राजकुमार, आगे ध्यान से जाना, रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन चलते चलते जब ज़्यादा दूर आप निकल जाएंगे तो आपको एक कुटिया दिखाई देगी और उस कुटिया में एक संत उन संत के बारे में बताते हैं। तो राजकुमार राजा को धन्यवाद देता है और मुस्कराकर राजमहल से बाहर निकलता है। बाहर उसका मित्र अर्थात मंत्री का लड़का खड़ा हुआ है और उस लड़के ने जब देखा राजकुमार को कि उसको विदा करने के राजा सब आए हैं, पूरे सपरिवार राजा बाहर आए हैं, तो वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वह राजकुमार से कहता है, ये कैसे आश्चर्य हो रहे हैं, क्या हो रहा है? तब राजकुमार कहता है कि जीवन में दूसरों की मदद करने के लिए यदि आप कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो स्वाभाविक है आपके जीवन में चमत्कार होते ही रहेंगे। ऐसी स्थिति जब सामने आती है उस मित्र के, जो कि राजकुमार का मित्र था, तो वह पूछता है कि हे मित्र, ये बताइए ये चमत्कार हुआ कैसे? तब राजकुमार उस तोता और मैना की सारी कहानी उन्हें बता देता है और कहता है कि किस तरह से चमत्कार हुआ। उस कहानी को बताने के बाद वह कहता है कि अब हमें आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। दोनों प्रसन्न चित्त होकर के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ देते हैं। मित्रों, आज के लिए यहीं तक। अगले दिन अगली कहानी बताएंगे कि किस तरह से उन महात्मा जी से भेंट होती है राजकुमार की और महात्मा जी राजकुमार को कैसे राजकुमारी पद्मिनी तक पहुंचाते हैं। उसका पूरा वृत्तांत हम आपको बताएंगे। आज हम यहीं पर विराम करते हैं वीडियो। अगले दिन मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। नमस्कार मित्रों।